नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के यूनिट 5 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लगी हुई कविता जूही की कली के ऊपर। इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम जूही की कली की व्याख्या करेंगे, साथ में इस पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को भी देखेंगे, साथ में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से रिलेटेड कुछ तथ्यात्मक तथ्यों को भी देखेंगे। उसके पहले आप सभी के पास अगर यूजीसी नेट का सिलेबस होगा तो उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुल 6 कविताएं हमें पढ़नी है, जिसमें जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता और बाधो न नाव इस ठाव बंधु। तो ये 6 कविताएं हैं जो कि पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं और ये सभी कविताएं एक से एक कविता है, जिससे कि प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो चलते हैं, बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से रिलेटेड कुछ तथ्यों के ऊपर। इनका जन्म सन 1899 ईस्वी में महिषादल राज्य में मेदिनीपुर नामक स्थान पर हुआ था, जो इस समय पश्चिम बंगाल में है। और इनका पैतृक गांव या जिला जो था उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव में इनका जन्म हुआ था। इसका मतलब है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवियों में ऐसे कवि हैं जो कि उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा हटकर पश्चिम बंगाल में भी इनको रहने का मौका मिला है और उसका भी प्रभाव इनकी रचनाओं पर दिखाई पड़ता है। इनकी मृत्यु सन 1961 ईस्वी में हुई, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। इनके पिताजी का नाम राम सहाय त्रिपाठी था, इनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी और पुत्री का नाम सरोज था, जिसके ऊपर इन्होंने एक रचना भी लिखी जिसका नाम है सरोज स्मृति। आप देख रहे हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पूरे परिवार के बारे में यहाँ पर बताया गया है, माताजी को छोड़कर। मुख्य रूप से आपको पत्नी मनोहरा देवी और पुत्री सरोज को ध्यान में रखना है, क्योंकि जब निराला की कविताओं को आप पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं उनके निजी जीवन के प्रसंग भी कविताओं में दिखाई पड़ते हैं। वैसे तो पढ़ने के लिए हमने महादेवी वर्मा को भी पढ़ा, सुमित्रानंदन पंत को भी पढ़ा, आगे हम जयशंकर प्रसाद को भी पढ़ेंगे, लेकिन निराला इन कवियों में आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगे, लगेगा कि कहीं न कहीं ये अपने जीवन से जुड़ी हुई चीजों को बार बार अपने कविताओं में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस बिंदु को भी हमें ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं इनके काव्य संग्रह के ऊपर। निराला के लगभग 12 काव्य संग्रहों की चर्चा अलग अलग किताबों में की जाती है, जिसमें अनामिका इनका पहला काव्य संग्रह रहा। सन 1923 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। आगे चलकर अनामिका का दूसरा संस्करण भी प्रकाशित हुआ सन 1938 ईस्वी में, यानी कि लगभग 15 वर्षों के बाद अनामिका का दूसरा संस्करण आया, जिसमें कुल 56 कविताएं संकलित हैं। इन सभी तथ्यों को आप अपना मानते हुए आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जरूर ध्यान में रखिए। न सिर्फ यूजीसी नेट के लिए यह तथ्य महत्वपूर्ण है, बाकी अलग अलग राज्यों में जो भी शिक्षक भर्तियां हो रही हैं या फिर होने वाली हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो अनामिका का दूसरा संस्करण 1938 में आया और इसमें 56 कविताएं संकलित की गई थी, जिसमें से महत्वपूर्ण 3 कविताएं हैं जो कि आप किसी न किसी पाठ्यक्रम में या सिलेबस में जरूर पढ़े होंगे। सरोज स्मृति 1935 में, राम की शक्ति पूजा 1936, तोड़ती पत्थर जैसी कविताएं अनामिका के दूसरे संस्करण में संकलित की गई हैं। इसके बाद जो काव्य संग्रह है उसका नाम है परिमल, जो कि 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसमें निराला जी ने इसकी भूमिका भी लिखी है। इसके पहले हमने पल्लव की भूमिका पढ़ी थी सुमित्रानंदन पंत की, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परिमल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास समय है तो जरूर उसको पढ़िए। उसी भूमिका में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने छंद मुक्त कविता की बात की है, जिसमें कि उन्होंने कहा कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी छंदों से मुक्ति होनी चाहिए, फिर कविता की भी मुक्ति होती है। जिस तरीके से मनुष्य मुक्ति की आकांक्षा रखता है, उसी तरह कविता को भी मुक्त करके रखना चाहिए। तो पहली बार ये आवाज यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला निकालते हैं। तो परिमल काव्य संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद है गीतिका, जिसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ। आज सेम टू सेम आप देख रहे हैं कि इसी वक्त सुमित्रानंदन पंत की एक रचना प्रकाशित हुई थी युगान। आपको पैरेलल क्यों जोड़कर चलना है, क्योंकि आप न चाहते हुए भी रिवाइज करते हुए चलिए। तो 1936 में गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा और इसमें 101 गीतों का संग्रह है। मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाए
कि गीतिका में किस तरीके की रचनाएं हैं। तो इसके नाम से ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गीत शब्द जुड़ा हुआ है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि गीत संग्रह है। लेकिन संख्या कितनी है? 101। इसको आप जरूर ध्यान में रखिए। इसके बाद तुलसीदास 1938 में, कुकुरमुत्ता 1942 में, अड़िमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950 ईस्वी में प्रकाशित होता है। परिमल में कुल रचनाओं की संख्या 70 है। ये भी आप आगे की परीक्षा के लिए जरूर ध्यान में रखिए। और परिमल में ही जूही की कली, जिसकी कि आज हम बात करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, सन 1916 ईस्वी में पहली बार तो प्रकाशित हुई थी, लेकिन संकलन इसका परिमल में किया गया। इसके अतिरिक्त बादल राग नाम की कविता जो है वो भी परिमल में है। संध्या सुंदरी नाम की जो कविता है वो भी परिमल में है। तो यानी आप देख रहे हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका और परिमल दो ऐसे काव्य संग्रह हैं जो कि उनके प्रतिनिधि कविताओं का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे और कुछ काव्य संग्रह है, जिसमें कि आराधना 1953 ईस्वी में, इसमें भी गीत संग्रह है। ये भी गीत गुंज 1954 ईस्वी में, ये भी गीतों का संग्रह है। सांध्य कांकली 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कविताओं के अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने संपादक की भी भूमिका निभाई थी, जिसमें आप दो पत्रों को बिल्कुल ध्यान में रखिए, मतवाला और समन्वय। कहानी संग्रह की बात करें तो इनकी कुछ कहानियां यहाँ पर हैं। लीली 1934 ईस्वी में, सखी या चतुरी चमार 1935, इसके दो प्रकाशन यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। सुकुल की बीवी कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, इसको इंपॉर्टेंट करके नोट करना है। और कई बार तो लोग सुकुल की बीवी से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बीवी को ध्यान में रखते होंगे, लेकिन इस रचना में अलग प्रसंग को उठाया गया है। देवी में 10 में से एक कहानी। इसके बाद नई कहानी 1948 नाम से एक कहानी नई, इस तरीके से उन्होंने लिखा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हम मूलतः कवि के रूप में देखते हैं। कुछ कहानियां खासतौर से चतुरी चमार को ध्यान में रख सकते हैं, लीली को ध्यान में रख सकते हैं, और सुकुल की बीबी, ठीक है, इन 3-4 रचनाओं को आप कहानी के तौर पर अपने मन मस्तिष्क में रख सकते हैं। उपन्यास में भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने हाथ आजमाया। इन्होंने लिखा अप्सरा 1931 में, अलका 1933, प्रभावती 1936, निरूपमा 1936, कुल्ली भाट 1939 ईस्वी में, बिल्ले सुर बकरिया 1942 में, चोटी की पकड़ 1946, काले कारनामे 1950, चमेली इनका जो उपन्यास रहा अपूर्ण रहा, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। इंदु लेखा जो कि अपूर्ण उपन्यास रहा है। तो ये कुछ उपन्यास हैं। कई बार हमने देखा है कि प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से या फिर क्रम के अनुसार पूछ लिया जाता है। अब नए बदलते पैटर्न में आप देखेंगे कि कूट दे दिया जाता है, और ऑप्शन देने के बाद सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन कौन रचना है और कौन कौन सी नहीं है, कौन सही कूट है। तो जब आप अपने दिमाग में तथ्यों को रखेंगे तो किसी भी तरीके से सवाल पूछा जाएगा, आप जरूर कर लेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निबंध भी लिखे, जिसमें प्रबंध प्रतिमा 1940 में, प्रबंध पदम 1934, रविंद्र कविता कानन 1929, रस अलंकार 1926, चाबुक 1941, चयन 1957 और संग्रह नाम से 1963। इसके अतिरिक्त आलोचना के रूप में आप देखेंगे कि पंत और पल्लव की भूमिका नाम से, पंत और पल्लव नाम से इन्होंने एक किताब लिखी है, उसको भी आप जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि पूछा जा सकता है कि किसने लिखा है, किसकी समालोचक या समालोचना में पुस्तक है। तो एक तरीके से हमारी कोशिश है कि आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो भी साहित्यिक अवदान है उससे परिचित हो जाएं। उम्मीद है कि आपका रिवीजन भी होगा, कुछ नए तथ्य भी आपको दिखाई पड़े होंगे। आगे हम चर्चा करते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर सर्वाधिक अगर कोई काम किया है तो रामविलास शर्मा ने किया है। अब आपके दिमाग में रामविलास शर्मा की वो तमाम किताबें आ गई होंगी जो कि निराला पर आधारित है। सबसे महत्वपूर्ण जो किताब है वो है निराला की साहित्य साधना, ठीक है। जैसे ही मैंने नाम लिया, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे तो ये कितने खंडों में है, कब कब प्रकाशित हुई, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आना शुरू हो गई होंगी, ठीक है। नहीं आ रही हैं तो एक बार जरूर आप रिवाइज कीजिए, ताकि समय रहते आप आराम से उसको कवर कर लें। इसके अतिरिक्त रामविलास शर्मा ने राग विराग नाम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रतिनिधि कविताओं को एक जगह संकलित किया हुआ है, और वो किताब मेरे पास भी मौजूद है। उसकी हमने भूमिका पढ़ी, और उस भूमिका में जूही की कली नाम की जो कविता है उसके बारे में कुछ दिया गया है, और मुझे लगा कि रामविलास शर्मा के कथनों को ध्यान में रखते हुए कथन तर्क पर आधारित अगर सवाल पूछें तो आप
उन सवालों को आराम से कर लें। राग विराग की भूमिका में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि बसंत निराला की प्रिय ऋतु है। शिशिर की लंबी रातें जैसे जैसे छोटी छोटी होती जाती हैं, धरती के भीतर नए वर्ण, नई गंध फूलों पत्तियों में फूटने को होती है। निराला की प्रतिभा नए गीत रचने को कसमसाती है। साहित्यिक जीवन के अभ्युदय काल में उन्होंने जूही की कली लिखी थी, तब से अंतिम प्रणय बेला तक यह क्रम चलता रहा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक वाक्य में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो भी साहित्यिक यात्रा रही है उसके बारे में पूरा उन्होंने जिक्र कर दिया। शुरुआत होती है जूही की कली से और अंत होता है बेला से। और कुछ रचना पत्रों उत्कंठित रचना से भी माना जाता है कि अंतिम रचना है उनकी, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि जूही की कली से लेकर बेला, बेला काव्य संग्रह के तौर पर भी है या फिर प्रमुख कविता है। तो रामविलास शर्मा ने बताया कि साहित्यिक जीवन के अभ्युदय काल में जब उन्होंने जूही की कली लिखी, इसके बाद उनका यह क्रम बेला तक चलता रहा। वसंत आनंद और उल्लास की ऋतु है। सभी रोमांटिक कवियों ने एक दूसरे से बढ़ चढ़कर वसंत का वर्णन किया है। इस वर्णन की एक विशेषता यह है कि वसंत की शोभा को और भी भव्य बना देने के लिए वे पौराणिक गाथाओं से मदन, रति, वन देवियों आदि को विहार भूमि में अवतरित करते हैं। कुमार संभव का तीसरा सर्ग इस कला का अनूठा उदाहरण है। अब कुमार संभव आपके दिमाग में आ गया होगा किसकी रचना है। बात यहाँ पर हो रही है निराला की, यानी कि निराला के साथ साथ जो भी संस्कृत के कवि हैं उनको भी यहाँ पर रामविलास शर्मा ने याद किया है। क्यों? क्योंकि बात हो रही है वसंत की। ठीक है, आगे लिखते हैं, किंतु निराला के लिए धरती में ही ऐसा अनंत सौंदर्य है कि उसे और वो भव्य बनाने के लिए वन देवियों की आवश्यकता नहीं है। यानी कि वसंत ऋतु का वर्णन करने के लिए, उसके सौंदर्य को बताने के लिए जो पूर्ववर्ती कवि हैं उन्होंने कामदेव, पौराणिक गाथाओं, रति, वन देवियों का सहारा लिया है। लेकिन निराला ने उस परंपरा को तोड़ते हुए अपने आसपास में ही ऐसी चीजों को खोज लिया है जो कि वसंत के सौंदर्य को बढ़ाने में सक्षम है। आगे लिखते हैं कि नारी के सौंदर्य के बिना वसंत का उल्लास अधूरा है। निराला की श्रृंगारी रचनाएं देखकर विरोधी आलोचक कहते थे, ये कैसे छायावादी कवि हैं जो अपने को ही रहस्यवादी कहते हैं और नारी सौंदर्य के गीत भी गाते हैं। निराला वैसे ही रहस्यवादी कवि थे जैसे मलिक मोहम्मद जैसी आदि प्रेम मार्गी सूफी कवि थे, या आधुनिक काल में रविंद्रनाथ ठाकुर थे। जैसी और रविंद्रनाथ का मन संतों और योगियों की नारी संबंधी वर्जनाओं से मुक्त था। तो ये जो कोटेशन आप देख रहे हैं ये आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। मान लीजिए जो विद्यार्थी धैर्य रखकर इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखेंगे, सुनेंगे और नोट्स बनाएंगे, वो तो इस प्रश्न का सही जवाब दे देंगे। लेकिन जिनको लगेगा कि यहाँ पर कुछ बहुत लाभ नहीं हो रहा है, फालतू की बातें की जा रही हैं, तो हो सकता है कि परीक्षा में उनके ये प्रश्न गलत हो जाए और बाद में वो आकर अलग अलग किताबों को खोजें। तो इसलिए धैर्य बना के रखना है। अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर आपको सुनने को मिल सकती हैं। तो ये देखिए कोटेशन यहाँ पर निराला की तुलना रामविलास शर्मा ने मलिक मोहम्मद जैसी और रविंद्रनाथ ठाकुर से किया है। रविंद्रनाथ ठाकुर, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि निराला का संबंध पश्चिम बंगाल से भी रहा। हालांकि पैतृक संबंध उनका उत्तर प्रदेश उन्नाव से था, लेकिन उनके पिताजी सैन्य में काम करते थे, सेना में कोई काम करते थे, जिससे कि उनको वहां पर जाना पड़ा। इसलिए थोड़ा बहुत आप देखेंगे कि पिताजी का भी प्रभाव उनके ऊपर दिखाई पड़ता है। जो आक्रामकता है वो कहीं ना कहीं अपने फैमिली से उन्होंने लिया हुआ है। आगे बात करते हैं, क्योंकि इन सारी चीजों को आप समझेंगे तब आप जान पाएंगे कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे उन्होंने निराला की कविता जूही की कली को क्यों वापस किया था और क्यों उनको वापस नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तभी चीजों को आप समझ पाएंगे। इसलिए बात की जा रही है रहस्यवाद की, नारी के सौंदर्य की बात की जा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि रीतिवादी कवियों के नक्शिख वर्णन में चमत्कार प्रियता अधिक, यथार्थ चित्रण कम। रीतिवादी कवियों को आप देखेंगे तो नक्शिख वर्णन में चमत्कार प्रियता ज्यादा दिखाई पड़ती है और जो यथार्थ, जो सच्चाई है, सत्यता है, उसकी बहुत कम यहाँ पर चित्रण दिखाई पड़ता है। नायिका भेद वाली रचनाओं में अवकाश भोगी वर्ग के लिए उत्तेजना का सामान जितना है उतना उल्लास का नहीं। निराला की श्रृंगार भावना अधिक नियंत्रित और उदात्त है। मान लीजिए ये नीचे के एकदम से वाक्य पूछ लिया जाए कि किसका कथन है कि निराला की श्रृंगार भावना अधिक नियंत्रित और उदात्त है। मान लीजिए कथन पूछा जाए, इसके अतिरिक्त कथन और तर्क पर आधारित सवाल पूछे जाए
तो भी आप बता देंगे कि हाँ हमने पढ़ा था कि निराला ने श्रृंगार पर कविताएं लिखी हैं, लेकिन वो नियंत्रित रूप में लिखी गई हैं, उसमें उदात्तता भी है। आगे बात करते हैं कि उदात्तता काव्य का ऐसा गुण है जो साधारणतः वीर रस की रचनाओं में तो मिलता है, श्रृंगार की अधोमुखी वृत्ति से मानो उसका सहज बैर हो। निराला की रचनाओं में श्रृंगार के प्रति प्रबल आकर्षण है और वह नियंत्रित रहता है, इसीलिए उदात्त है। उदात्त का मतलब क्या है कि अपने सौंदर्य के साथ साथ कंट्रोल भी रखना, अपने ऊपर नियंत्रण रखना, इसलिए उसको कहा जाता है उदात्त। ठीक है, उदात्त से ही बना उदार, कि आपके पास धन संपत्ति ज्ञान सब कुछ है, फिर भी आप में क्या है, उदारता है, तो वो बाद में बन जाता है उदात्त। आगे लिखते हैं कि अधिकांश भक्तों की तरह निराला के लिए आवागमन से मुक्ति एकमात्र मुक्ति नहीं है। वासना की मुक्ति मुक्ता त्याग में तागी यामिनी जागी, यह पुरुष और नारी दोनों की मुक्ति है इस भौतिक संसार में। तो आप देख रहे हैं कि रामविलास शर्मा ने किस तरीके से निराला का मूल्यांकन किया है और राग विराग की भूमिका में उन्होंने कुछ बातें लिखी हुई हैं। आगे बात करें तो लिखते हैं कि अनेक किशोर मन दमित इच्छाओं वाले रूमानी कवियों की तरह निराला निरावृत नारी सौंदर्य के सपने नहीं देखते। मानवीय काम चेतना की सहज स्वस्थ अभिव्यक्ति उनकी श्रृंगारी रचनाओं की विशेषता है। उनकी श्रृंगार भावना उन कवियों की तृष्णा से भी भिन्न है जो नारी के रूप पर तभी रिझते हैं जब वह अदृश्य अस्पृश्य अज्ञात उनके कल्पना लोक की परी बन जाती है। निराला के लिए स्त्री इस धरती पर रहने और विहार करने वाली अस्थि मांस की स्त्री ही है। यानी कि जो रहस्यवादी कवि हैं वो स्त्री का एक अलग चित्रण करते हैं, लेकिन निराला ने उस स्त्री का चित्रण किया जो इसी धरती पर मौजूद है। आगे लिखते हैं कि रीतिवादी और रोमांटिक कवियों से भिन्न निराला की रचनाओं में नारी के अनेक रूप हैं। वह प्रेयसी है, वधू है, विधवा है, श्रमिक नारी भी, वह तोड़ती पत्थर, अट्टालिकाओं के बीच, सड़क के किनारे, गर्मी की धूप और लू सहती हुई पत्थर तोड़ने वाली एक भारतीय श्रमिक नारी है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी कविताओं में स्त्री के अलग अलग रूपों का चित्रण किया है। वो प्रेमिका के रूप में है, वो एक वधू के रूप में है, या फिर उसके पति का देहांत हो गया है, या फिर वो मेहनतकश मजदूर वर्ग से भी जुड़ी हुई है। गर्मी जाड़ा बरसात कोई ऋतु हो, रीतिवादी कवि के लिए उसमें उद्दीपन का सामान मौजूद रहता है। सामान्य छायावादी कवि ग्रीष्म के तापस त्रास से भागता है। ग्रीष्म निराला की अप्रिय ऋतु है, किंतु वह उसका सामना करते हैं। प्रिय ऋतु के बारे में बताया गया वसंत है, अप्रिय ऋतु कौन सी है निराला की, वो ग्रीष्म है। ठीक है, और उन्होंने वह तोड़ती पत्थर इत्यादि लिखा और ढेर सारी कविताएं लिखी हुई हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं भूमिका तो उनकी खत्म हो गई, कुछ और तथ्य हम यहाँ पर बताते हैं आपको कि अगर हम छायावादी कवियों में बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्रांतिकारी कवि के तौर पर जाने जाते हैं। और खड़ी बोली हिंदी की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त के बाद सबसे बड़े कवि के तौर पर निराला का नाम आता है। वैसे भी छायावादी कवियों में भावनात्मक रूप से हम कई बार जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी इत्यादि का नाम लेते हैं, लेकिन जो एक मजबूत स्तंभ के रूप में निराला का रूप दिखाई पड़ता है वो काबिले तारीफ है। हम कविताओं को पढ़ेंगे आगे उनके, चाहे वो राम की शक्ति पूजा हो, चाहे सरोज स्मृति हो, चाहे जागो फिर एक बार हो, तो और आपको लगेगा कि नहीं सही मायने में ये जबरदस्त कवि रहे। छायावादी कवि के अगर टॉप ऑर्डर की बात करें तो ओपनर के रूप में हम जयशंकर प्रसाद को रख सकते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक तरीके से देखा जाए तो महेंद्र सिंह धोनी से कम नहीं थे, अगर क्रिकेट शैली में बात करें तो। लिखते हैं यहाँ पर, लिखा जाए, अगर आपने हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ा होगा, और हमने भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में निराला वीडियो बनाई हुई है और उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो उसमें उन्होंने लिखा निराला का मूल्यांकन करते हुए कि विरोधों का विलक्षण सामंजस्य मिलता है। मुक्त छंद और छंदोबद्ध, सरल और कठिन, ओजस्विता और माधुर्य, चित्र और संगीत, कल्पना और यथार्थ, अतीन्द्रिय और इंद्रिय, वैयक्तिक और सामाजिक, रोमांटिक आवेग और क्लासिक रुझान उनमें एक साथ दिखाई देते हैं। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लिखना पड़ा कि निराला में बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा दिखाई पड़ती है। एक शब्द है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है,
और परीक्षाओं में आया हुआ है अगर आप पुराने प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो। ठीक है, हम जिस कविता पर बात करने जा रहे हैं वो कविता ऐसा माना जाता है कि श्रीकांत त्रिपाठी निराला की पहली कविता है, पहली रचना है, और ये कवित्त नामक हिंदी के वर्ण वृत्त की लय पर आधारित है। यानी कि जो जूही की कली कविता है ये कवित्त छंद में लिखी गई है। और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कवित्त छंद क्या है, यानी कि जिसमें 31 मात्राएं और कहा जाता है कि 8 और 7 पर यति गति है, उसके आधार पर इसको कवित्त माना गया, जिसमें 8 वर्णों पर विराम का विधान है। जहां 8 वर्ण पूरे नहीं होते वहां उन्हें अपनी तरफ से विराम देकर पूरा करना पड़ता है। निराला ने मुक्त छंद को यह कहकर परिभाषित किया है कि वह छंदहीनता नहीं बल्कि छंद की भूमि में रहकर भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, या फिर रहने की मतलब उन्होंने एक तरीके से बात की है। ठीक है, जूही की कली के बारे में एक गलत धारणा यह भी बताई जाती है कि इसमें कवि प्रकृति के माध्यम से कवि ने रीतिकालीन नायक नायिका की श्रृंगार क्रीड़ा का वर्णन किया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि मलयानिल के झोंके से जूही की कली के खिलने का वर्णन है। इस तरह यह प्रकृति कविता है, भले इसमें जूही नायिका के साथ मलयानिल नायक मानवीय ढंग से श्रृंगार क्रीड़ा करता। तो इस कविता में आप देखेंगे कि नायक नायिका का भी प्रावधान किया गया। अक्सर हम देखते हैं नायक नायिका कहानी उपन्यास नाटक में, लेकिन कविता में भी इन्होंने इसको प्रस्तुत किया है। तो विस्तार से हम इस कविता के बारे में बात करेंगे, और वो जो मुख्य प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको क्यों वापस किया था, कुछ पंक्तियां हैं जिसके आधार पर हम बात करेंगे कि उसी के कारण इस कविता को उन्होंने वापस कर दिया था, क्योंकि वो दौर चल रहा था, सुधारवाद का दौर चल रहा था। सुधार काल भी कहा जाता है उसको, जागरण काल भी कहा जाता है। तो वो दौर था, इसलिए कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वापस कर दिया था। वो पंक्तियां आएंगी तो मैं जरूर बताऊंगा। जूही की कली कविता जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका प्रकाशन जो हुआ था 1916 में हुआ था। काव्य संग्रह, शुरुआत में यह कविता अनामिका में छपी थी। ध्यान रखना है, शुरुआत में अनामिका यानी जो 1923 में आई थी उसमें छपी, लेकिन जब 1938 में आई तो इसको यहाँ से हटा दिया गया। ठीक है, तो अनामिका कुछ देर के लिए आपको याद रखना है। विशुद्ध रूप से परिमल में इसको संकलित किया गया, जो 1930 में प्रकाशित हुई काव्य संग्रह परिमल। उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको वापस किया सरस्वती पत्रिका के जब वो संपादक थे। कारण उन्होंने लगाया कि इसमें अश्लीलता है और नैतिकता का अभाव है इसमें। ठीक है, इसके आधार पर इन्होंने वापस कर दिया। बाद में इस कविता को मतवाला पत्रिका में छापा गया। इसके पहले आदर्श नाम की एक पत्रिका छपती थी जो मासिक पत्र के तौर पर थी कलकत्ता से, उसमें सबसे पहले यह कविता छपी। इसके बाद इसको भेजा गया सरस्वती में, लेकिन सरस्वती में उस जमाने में जब जो भी रचना छपती थी तो ये माना जाता था कि वो रचना काफी अच्छी होगी, या फिर उसके वैल्यू को लोग समझते थे। जैसे वर्तमान समय में लोगों की रचनाएं हंस, आलोचना और तमाम जो तथाकथित फेमस पत्र पत्रिकाएं हैं जिसको हम यूजीसी लिस्टेड पत्र पत्रिकाएं कहते हैं, उसमें छपती हैं, तो लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, इसका कोई स्तर है। उस जमाने में सरस्वती पत्रिका भले यूजीसी लिस्टेड नहीं थी, उस समय यूजीसी अस्तित्व में ही नहीं था, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी एक संस्था के तौर पर सरस्वती पत्रिका को इस तरीके से फेमस कर दिए थे कि जिसके ऊपर वो हाथ रख देते थे या कलम रख देते थे वो रातों रात बड़ा स्टार बन जाता था। तो बाद में इसमें सरस्वती पत्रिका में नहीं छपी, तो निराला का संबंध मतवाला पत्रिका से है, तो इसमें इस कविता का एक तरीके से प्रकाशन हुआ। ठीक है, तो ये कुछ तथ्य हैं जिनको कि आप रख सकते हैं। तथ्यों को जब आप जुटाएंगे तो आपके मन में एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बोर करने के लिए सारी चीजें नहीं बताई जा रही हैं, बल्कि आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए ये बातें की जा रही हैं। तो ये तथ्य एक तरफ आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरी तरफ आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कविता है इसमें नायिका के तौर पर जूही है, नायक है पवन हवा के रूप में है। ठीक है, वसंत का समय जब ये कविता लिखी गई है, इस कविता में ज्यादातर आप देखेंगे कि रूपक अलंकार और मानवीकरण अलंकार, दो अलंकारों की चर्चा बार बार की जाएगी, और इसमें श्रृंगार रस की भी प्रधानता है। छायावाद की खास विशेषता रही कि इसमें मानवीकरण अलंकार को भी प्रमुखता से रखा गया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कविता की व्याख्या करते हैं। कविता आप देखेंगे कि इसमें लंबा लंबा फुल स्टॉप है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की खास विशेषता है कि उनके वाक्य बहुत बड़े बड़े होते हैं और थोड़े से संस्कृत निष्ठ होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कविता की शुरुआत होती है कि जूही की कली विजन वन वल्लरी पर
सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तनु तरुणी, जूही की कली। दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में, वासंती निशा थी, विरह विधुर प्रिया संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलया नील। तो कविता यहां से शुरू हुई और यहां पर देखिए आप फुल स्टॉप है, यहां पर विराम आया हुआ है। ठीक है, तो शुरुआत जो हुई कि जूही की कली, विजन वन वल्लरी पर। विजन, जूही की कली एक ऐसे जगह पर है जहां पर कोई नहीं है, निर्जन। विजन का मतलब निर्जन, ठीक है, जहां पर कोई खास आबादी नहीं है, कोई ज्यादा लोग नहीं है। निर्जन, वन का मतलब जंगल, वल्लरी मतलब लता। जूही की कली निर्जन जंगल जगह पर लता के रूप में है और किस स्थिति में है? सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग, और वो सौंदर्य से भरी, स्नेह प्रेम से भरी, स्वप्न में मग्न है। कैसी है वो? अमल, अमल का मतलब निर्मल, मतलब स्वच्छ है। मल मतलब होता है गंदा, अमल मतलब निर्मल। कैसी है? कोमल, कोमल है, मुलायम है। तनु, तनु मतलब दुबली पतली है, ठीक है, आज जिसको हम कृष्ण भी बोलते हैं, दुबली पतली है। तरुणी, तरुणी का मतलब होता है नव युवती, जूही की कली। अब यहां पर जूही की कली के पहले कुछ विशेषताएं दी गई हैं और यही विशेषताएं परीक्षाओं में आ सकती हैं, आपको ध्यान में रखना है। जो विशेषताएं यहां पर दी गई हैं ये सब परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। कि कैसी थी? सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तनु तरुणी, जूही की कली। जूही की कली कैसी थी? निर्जन वन जंगल में फैली हुई थी, वल्लरी मतलब लता के रूप में फैली हुई थी। और किस स्थिति में थी? कि सौंदर्य से भरी हुई, स्नेह स्वप्न में डूबी हुई, मग्न मतलब लीन हुई, निर्मल, कोमल और दुबली पतली, मोटी नहीं है, दुबली पतली और नव युवती की तरह जूही की कली। तो पूरा बिंब आपके दिमाग में आ गया होगा कि दुबली पतली छरहरी, देखने में सुंदर, देखते ही प्रेम हो जाए, ठीक है। इस तरीके का जूही की कली का रूप या बिंब आपके सामने आना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्या है? दृग बंद किए, दृग मतलब अपने आंखों को बंद किए, शिथिल मतलब ढीली पड़ चुकी, पत्रांक पत्रों में मतलब जो भी पत्ते हैं उसमें वासंती निशा थी। और ये जब बात कही जा रही है उस जमाने की, वसंत की रात है, वसंत की रात में जूही की कली निर्जन जंगल प्रदेश में लता के रूप में फैली हुई थी। उस समय वो सो रही थी, सोते हुए उसका सौंदर्य निखर रहा था, स्नेह स्वप्न में मग्न थी। अक्सर जब हम सपना देखते हैं तो कई बार बहुत अच्छे सपनों को देखते हैं, उसमें हम लीन रहते हैं। और जूही की कली कैसी है? कि निर्मल है, कोमल है, दुबली पतली है, नव युवती के रूप में है, अपनी आंखों को शिथिलता के साथ बंद की हुई है और पत्तों के बीच में है, पत्तों से ढकी हुई है। तो ये पूरा बिंब है, ठीक है। तो पहला बिंब आप यहां पर जरूर देख लीजिए। और जूही के कली का जो भी बिंब आपके दिमाग में आ रहा होगा वो मुझे लग रहा है कि पूरा आ रहा होगा, ठीक है। अब बात होती है दूसरा, विरह विधुर प्रिया संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन। अभी तक बात हो रही थी जूही की कली की, अब बात हो रही है पवन की। पवन कहाँ है? जूही की कली से दूर है, किसी दूर देश में, पता नहीं है कि किस देश में है लेकिन दूर देश में है। उसकी क्या स्थिति है? विरह, विरह में है। विधुर, इस शब्द का प्रयोग आपने देखा कि सुमित्रा नंदन पंत की भी कविता में आया हुआ था। इसलिए आपको छायावादी कवियों को पढ़ते वक्त थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसकी पंक्तियां हैं। सुमेलित वाला भी प्रश्न इसी तरीके से आता है। तो विरह विधुर, विरह से युक्त विधुर जिसकी पत्नी न हो ऐसा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर पवन की प्रेमिका जूही की कली है तो उसी के अभाव में वो अपने को विधुर मान रहा है। प्रिया संग छोड़, प्रेमिका को छोड़, विरह विधुर प्रिया संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलया नील। जहां पर वो रहता था ऐसा माना जाता है कि वो जो मलयांचल पर्वत है जहां से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं उसी को हम कहते हैं मलया नील, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संधि है, मलया नील में आप देख रहे हैं कि संधि अगर आप बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी इस बिंब को आप अपने ध्यान में जरूर रखिए
कि जूही की कली जो कि निर्जन जंगल में लता के रूप में फैली हुई है और वो सो रही है, सोते हुए वो सौंदर्य से युक्त है, स्नेह स्वप्न में मग्न है, प्रेम भरे स्वप्न को देख रही है। देखने में जूही की कली जो है वो निर्मल है, साफ सुथरी है, कोमल है, मुलायम है, दुबली पतली है और नव युवती की तरह लग रही है। साथ में चूंकि वो सो रही है तो अपनी आंखों को शीतलता से बंद की हुई है और पत्तों के बीच में है, और ये बात उस समय की है जब बसंत की रात थी। अब दूसरा बिंब यहां पर है कि उसका जो प्रिय है वो किसी दूर देश मलयानिल में रहता है और वहां अपने को वो विरह का भाव महसूस कर रहा है, या फिर अपने प्रेमिका से दूर रहने का एक अनुभूति महसूस कर रहा है, या फिर दूर रहने का उसको विरह है। ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर है कि विरह में है तो अक्सर आप देखेंगे कि जब आप विरह में होते हैं तो पुरानी बातें याद आती हैं। जब आपका वो सुखद, पुरानी बातें कब याद आती हैं? जब आपका जीवन उसमें सुखद क्षण में होता है तब। मान लीजिए आपके जीवन में पूर्व में कहीं कोई दुख था, तो आप अगर वहां से चले जाते हैं तो आपको विरह नहीं उत्पन्न होता है। ठीक है। विरह शब्द बड़ा ही महसूस करने वाला है। मान लीजिए आप कहीं अच्छी जगह पढ़ाई करते हैं। कई बार मैंने देखा कि जेएनयू में जिन भी बच्चों का एमए में एडमिशन हो जाता है, पढ़ लेते हैं, बाद में अगर एमफिल पीएचडी में एडमिशन नहीं होता तो वो बहुत रोते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं। मैंने बहुतों को देखा वहां पर रोते हुए। जिन लोगों ने अपनी सीट बचा ली तो मान लीजिए कि वो तो किसी तरीके से कुछ दिनों तक रहेंगे, लेकिन विरह उत्पन्न होता था। क्यों? क्योंकि अब इस तरीके का कैंपस नहीं मिलेगा, इस तरीके के लोग नहीं मिलेंगे, इस तरीके की पढ़ाई नहीं होगी। मान लीजिए आप कहीं छोटे किसी महाविद्यालय से जा रहे हैं और जेएनयू में जा रहे हैं, तो उस महाविद्यालय को उतना आप नहीं याद रखेंगे, बल्कि आपको ये लगेगा चलिए मैं कुछ बेहतर कर रहा हूं। तो विरह उस जगह से होता है जिस जगह से लगाव होता है, जिस जगह, स्थान, व्यक्ति से लगाव होता है, और उससे जब आप अलग होते हैं तो विरह उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर यही स्थिति है कि विरह विधुर जो पवन है वो मलयानिल के आसपास में रह रहा है, लेकिन उसको याद आती है। क्या याद आती है? आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय गात। फिर क्या? पवन उपवन सर सरित गहन गिर कानन, कुंज लता कुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली थी साथ। अब उसको अपना वो पुराना समय याद आ रहा है। बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, ये बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है। आई याद, सवाल पूछा जा सकता है कि क्या क्या उसको याद आया, पवन को क्या क्या याद आया? पहली बात याद आई कि वो किसी से अलग हुआ है, पहले वो किसी से मिला हुआ था, वो अलग हो गया। बिछुड़न से मिलन की बात, वो बात कैसी थी? मधुर बात थी। आई चांदनी की धुली हुई आधी रात, चांदनी रात, चांदनी शब्द का प्रयोग आपने परिवर्तन में भी देखा। दूसरी बात क्या याद आई कि चांदनी की धुली हुई आधी रात, शाम की बात नहीं हो रही है, 9-10 बजे की बात नहीं हो रही है, आधी रात की बात हो रही है, तो वो उसको याद आती है। तीसरी बात याद आई कांता की कंपित कमनीय गात। कांता मतलब, वैसे तो इसका प्रयोग स्त्री के रूप में किया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रेमिका के रूप में है। और कांता शब्द का प्रयोग आपने वहां भी देखा होगा, मम्मट के यहाँ काव्य प्रयोजन में उन्होंने कांता समितयोपदेश युजे शब्द का यूज किया है। ठीक है, तो कांता मतलब स्त्री या फिर प्रेमिका। उसको तीसरी बात याद आती है कि प्रेमिका की कंपित, कांपती हुई, कमनीय, सुंदर, गात मतलब शरीर, वो उसको याद आता है कि जब हम पहली बार मिले थे तो मीठी मीठी बातें कर रहे थे, और जो समय था वो चांदनी की धुली हुई आधी रात थी, और कि किस तरीके से रोमांच का माहौल था। ये सारी बातें याद आई। तो फिर अब पवन अपने को नहीं रोक पाता है, क्या करता है वो? फिर क्या? पवन उपवन, उपवन मतलब बाग बगीचे। ठीक है, इस दृश्य को देखने के बाद आपको एक और कवि याद आएगा जिससे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला काफी प्रभावित है। उपवन मतलब बगीचा, बाग बगीचे, सर मतलब तालाब, ठीक है, सरित मतलब नदी, गहन दुर्गम, ठीक है, गिरी मतलब पहाड़, और कानन मतलब जंगल। कुंज मतलब आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, कुंज का मतलब होता है लता का मंडप,
ठीक है। झाड़ से जो भी लता ढकी रहती है, लता लता का मंडप, ठीक। पुंज, पुंज का मतलब होता है समूह, ठीक है, या फिर इसको ढेर बोल सकते हैं। केली, यहां पर शब्द आया हुआ है प्रणय लीला। प्रणय लीला अक्सर एक एज होती है, उसमें लोग करने की कोशिश करते हैं, और मनुष्य जीवन का एक खास ये क्षण भी है, उसका स्वभाव भी है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे उसको ये सारी बातें याद आती हैं, तो पवन क्या करता है कि बाग बगीचे, तालाब, नदी और ऐसे पर्वत जिनको कि लांघना मुश्किल है, दुर्गम पहाड़, जंगल, लताओं या फिर झाड़ जंखाड़ियों के कुंज और समूहों को पार करते हुए वहां पहुंचा जहां पर वो उससे मिला हुआ था, जूही की कली से मिला हुआ था, ठीक है। तो आप याद कीजिए, तुलसीदास के बारे में आप जरूर पढ़े होंगे। उनको भी जब अपने पत्नी की याद आती है तो तमाम विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने ससुराल पहुंच जाते हैं, और तमाम तुलसीदास आपके आसपास भी मौजूद होंगे इस तरीके से। इसीलिए कई बार तो आपस में टकराहट भी होती है कि फला का पति ढेका के पति से ज्यादा प्रेम करता है, ढेका के पति फला के पति से। तो इसमें कंपटीशन भी है, ठीक है। प्रेम को वैसे तो मापा नहीं जा सकता, कुछ लोग बहुत ज्यादा दिखाते हैं, कुछ लोग प्रेम को सामान्य तौर से देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, पवन को वो सारी पीछे की बातें याद आती हैं, इसके बाद जैसे ही उसको याद आती हैं, वो कुछ नहीं देखता है, तमाम परिस्थितियों को का सामना करते हुए, उनको पार करते हुए कहाँ पहुंच जाता है, जहां पर वो प्रणय लीला किया हुआ रहता है, वहां पर पहुंच जाता है जहां पर कली खिली थी साथ, जहां पर वो जो कली थी उसके साथ खिली थी। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रकृति का जरूर आवरण लिया गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्त्री पुरुष की बात हो रही है। हवा, एक आपने किताब, एक रचना पढ़ी होगी, हु हैज सीन द विंड। हवा को तो कोई नहीं देखा है, हु हैज सीन द विंड, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने हवाओं को महसूस किया है। और लता जो है, लता नायिका के रूप में है, और जो पवन है वो नायक के रूप में है। यानी कि पवन को लता ने महसूस किया है। ठीक वैसे जैसे हम प्रणय संबंधों में स्त्री पुरुष को महसूस करते हैं, और जब हमारी हिस्ट्री अगर सुखद होती है, मधुर बातों वाली होती है, तो फिर मिलन की भी क्या होती है, आतुरता होती है। और वर्तमान समय में जैसे ये तो पूरा लांग कर आया इधर उधर, वर्तमान समय में लोग फ्लाइट से कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं और किन किन विपरीत परिस्थितियों में पहुंच जाते हैं। तो मनुष्य का यह स्वभाव है। आगे बात करते हैं कि जैसे वो पहुंचता है तो सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन हुआ, नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल। अब जैसे पहला जो बिंब था कि जूही की कली सो रही है और क्या क्या सपने देख रही है और आराम से सो रही है, इधर वियोग में पवन है, उसको पुरानी बातें आती हैं याद, और फिर वो आता है तो देखता है कि वो सो रही, सोती थी। अगर वो सो रही है तो जाने कहो कैसे प्रिय आगमन हुआ, वह मतलब जूही की कली, वो कैसे जानेगी कि इसका उसके प्रिय का आगमन हो गया। वो तो सो रही है, वो भी उन सुखद पलों को महसूस कर रही है। आप लोगों को भी महसूस करना है। इसके बाद क्या कि नायक ने चूमे कपोल, वो सो ही रही है तो उसको डिस्टर्ब नहीं किया, जाके उसके जो गाल है उसको उसने उसका चुंबन कर लिया। डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, और जैसे ही चुंबन किया नायक ने यानी पवन ने, तो जो वल्लरी है, वल्लरी मतलब लता, वो क्या कर रही है, झूले की तरह वो डोल उठी, ठीक है। झूला, जैसे उसने उसका चुंबन किया, वो झूले की तरह हिल उठी या फिर डोल उठी। इस पर भी जागी नहीं, इसके बावजूद भी वो जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं, और इतने दिनों का जो भी मिलन नहीं था या फिर जो बातें नहीं हुई थी, उस पर उसने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी, क्षमा भी नहीं मांगी। निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रहे, और नींद के आलस में, ठीक है, निद्रालस, नींद के आलस में, इसमें भी एक संधि है, आपके दिमाग में आ गया होगा कौन सी संधि है। वंकिम मतलब सौंदर्य, ठीक है, विशाल नेत्र मूंदे रही। और अक्सर आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी आंखों वाले लोगों को सुंदर माना जाता है, छोटी छोटी आंखें वालों को उतना सौंदर्य में नहीं रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कवि की कल्पना भी है कि जो जूही की कली है वो उसकी आंखें बड़ी बड़ी है और वो निद्रा में अलसाई हुई है,
नायक के आने के बाद भी, उसके चुंबन करने के बाद भी वो महसूस तो कर रही है लेकिन जागी नहीं है, वो सोई हुई है। आप लोगों ने जरूर अगर प्रेम थोड़ा बहुत किया होगा इधर उधर तो थोड़ा बहुत इसका आभास हो रहा होगा। क्षमा भी नहीं मांगती, जिसको सॉरी बोल सकते हैं हम, ठीक है, कि जो भी भूल चूक हुई उसके लिए सॉरी भी नहीं कहती है। और दूसरी तरफ देखने में आता है कि वो निद्रा में अलसाई हुई है और अपने विशाल आंखों को बंद की हुई है। कवि का कहना है कीवा, कीवा मतलब या फिर अथवा, अथवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए। कवि यहाँ पर संदेह व्यक्त करता है या फिर उसको भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि वो यौवन की मदिरा में मदमस्त थी, मतवाली थी, इसीलिए अब वो उठी नहीं। उसको भी अच्छा लग रहा था और ये सोई सोई थी और नायक को परेशान भी कर रही थी। अब नायक को ज्यादा वो अगर परेशान करेगी तो आगे की स्थिति क्या है? आगे की स्थिति क्या है? कौन कहे निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की कि झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार दे सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल, चौंक पड़ी युवती, चकित चितवन निज चारों ओर फेर, हेर प्यारे को सेज पास, नम्र मुख हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। ये इस कविता का आखिरी पार्ट कहें, चरण कहें। जब पवन देखता है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है उसकी जो प्रेमिका जूही है, तो फिर वो अपने को नहीं रोक पाता है। अक्सर प्रेम में प्रेमी सब इस तरीके से हरकत करते हैं, व्यवहार भी करते हैं। प्रेम में कई बार देखने में आता है उग्रता भी होती है और साथ में हिंसा भी हो जाती है। इस चीज को भी आप लोगों ने कई बार इधर उधर जरूर देखा होगा। यहाँ पर भी, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है, अब वो एक परिवार सुधा व्यक्ति थे, उनकी शादी हुई थी, बच्चे भी थे, सब कुछ थे, तो वो इस चीज को अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा रहस्य में सुमित्रा नंदन पंत को कोई ऐसी स्त्री ही नहीं मिली जिससे वो शादी कर पाए। उनकी कल्पना ही अलग रही, इसीलिए प्रकृति के सुकुमार कवि हुए, प्रकृति को ही सब कुछ मानना शुरू कर दिए। जयशंकर प्रसाद की भी स्थिति अलग थी, तमाम पारिवारिक जिम्मेदारियां थी। लेकिन निराला निराला इस कविता को ही इस तरीके से लिख सकते थे। लिखते हैं कि कौन कहे निर्दय उस नायक ने। यहाँ पर देखिए, इसके पहले उस नायक के प्रेम की बातें की जा रही, लेकिन यहाँ पर कवि ने कहा कि वो निर्दयी, उसके अंदर कोई दया नहीं है। ठीक है, निर्दय है। निपट निठुराई मतलब प्रेम को व्यक्त करने के लिए वो निर्दयी भी हो गया है और साथ में उग्रता का व्यवहार भी कर रहा है। और क्या कर, कौन कहे खैर, मतलब कौन कहे मतलब खैर, उस नायक ने, उस निर्दय नायक ने निपट निठुराई की, अपने व्यवहार में उग्रता ला दिया कि झोंकों की झाड़ियों से अपने झोंक, हवा, झोंका शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाएगा? हवा के लिए। हवा के झोंकों से काफी मतलब चोट भी पहुंचती है, आपने कई बार देखा होगा, चीजें टूट भी जाती हैं। तो हवा की झोंक मतलब झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, यानी कि पूरा जो भी जूही की कली की शरीर थी उसको पूरा झकझोर दिया। यही नहीं, आगे किया, क्या किया उसने? मसल दिए गोरे कपोल गोल, और जितने भी गौर वर्ण को ही इसमें रखा गया है, यानी कि जूही की कली का जो रंग है वो स्वर्ण रंग का ही है। गोरे कपोल गोल यानी गाल को उसने मसल दिए। मसलना एक तरीके से जबरदस्ती तरीके से रगड़ देना शब्द यहाँ पर है। एक तो टच करना है, जैसे कि चुंबन शब्द में मसलना नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर ठीक है ना, तो मसल दिया। फिर इसके बाद चौक पड़ी युवती, जो तरुणी वहां पर कहा गया, नव युवती, यहाँ पर चौक पड़ी युवती। जब इस तरीके का व्यवहार दिखाई पड़ता है तो चौंकना स्वाभाविक बात है। इसके बाद चकित, आश्चर्यचकित भी हो रही। चितवन निज चारों ओर फेर, क्योंकि ये कविता उस दौर की है जब कविताओं में नैतिकता का आग्रह किया जा रहा था। इसके जो सर्वे सर्वा थे महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, तो उसका भी प्रभाव यहाँ पर कवि के ऊपर है। युवती खुश नहीं हो रही है कि तुमने बहुत अच्छा किया, बल्कि आश्चर्यचकित होकर वो इधर उधर अपने निज मतलब अपने चारों तरफ अपनी दृष्टि को करती है कि कोई इस हरकत को देखा तो नहीं, और हेर प्यारे को सेज पास, और अपने प्रियतम को अपने पास देखकर नम्र मुख हंसी खिली, और उसने शर्माते हुए थोड़ा सा मुस्कुराती है
और खेल रंग प्यारे संग, और फिर उसके साथ प्रणय लीला में लग जाती है और फिर यहीं पर एंड हो जाता है और पाठकों के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आगे क्या स्थिति हुई होगी। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब इस पदबंध को पढ़ा तो उनको लगा कि इसका समाज के ऊपर गलत प्रभाव जाएगा। जिस सुधारवाद को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, श्रीकांत त्रिपाठी निराला तो उसको उस पर पूरा पानी फेरने के लिए तैयार है। तो उन्होंने इस कविता को छापने से वापस कर दिया, बोला कि मैं अब इस कविता को नहीं छाप सकता। इसे इस चीज ये मौखिक बात कही गई है। अगर लिखित बात कही जाए कि कहां पर इस बात को कही गई है तो अभी तक इसका प्रमाण शायद किताबों में मिलता होगा। ठीक है, मौखिक ही किंवदंती है कि पढ़ते ही उन्होंने वापस कर दिया। ठीक है, तो उस समय के आलोचकों ने इसका पूरा प्रचार प्रसार कर दिया कि निराला जैसे कवि की कविता सरस्वती पत्रिका में नहीं छप पाई तो अब किसकी छपेगी। कारण यही सब बताया गया कि यहाँ पर थोड़ा सा ओपन बात की गई है, जो कि थोड़ा सा उस निराला के जो सौंदर्य के नियंत्रण और उदात्तता की बात की जा रही थी, उसको उन्होंने थोड़ा सा हल्का सा डैमेज करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि कविता की व्याख्या आपके दिमाग में बैठ गई होगी, बिंब भी आ गया होगा और आप अपने उन पुराने दिनों को भी याद करने लगे होंगे। क्योंकि आप अगर कोएड पढ़ाई किए होंगे तो अगर आप नहीं प्रेम किए होंगे तो दूसरे के प्रेमों को जरूर आपने कभी कभी इस तरीके की बातों को सुने भी होंगे। तो खैर, हम लोगों का समाज तो अब ज्यादा ओपन हो गया है, इन सारी चीजों का बहुत गलत असर नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ पूरे परिपक्व विद्यार्थी सब जुड़े हुए हैं तो सारी चीजों को समझ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं प्रश्नों के ऊपर। सवाल देखिए पूछा गया कि जोही की कली कविता का प्रकाशन कब हुआ था। ठीक है, ऑप्शन दिया गया 1916, 1920, 1922, 1924। तो सही जवाब आपके दिमाग में आ गया होगा 1916 में है। क्यों शब्द का अर्थ क्या है, तो हमने व्याख्या के दौरान ही बताया कि क्यों का मतलब क्या होता है। ऑप्शन दिया गया क्यों, अथवा, क्योंकि, कहां। तो इसका मतलब हो गया अथवा, या फिर या भी आ जाए तो भी इसका सही जवाब यही होगा। अगला प्रश्न है कि जूही की कली कविता किस काव्य संग्रह में संग्रहित है। तो अनामिका, अणिमा, गीतिका, परिमल दिया गया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने तो अनामिका भी बताया, परिमल भी बताया, लेकिन हमने विशेष तौर पर बताया कि शुरुआत में इसमें छपी थी लेकिन अंत में जाकर परिमल में कविता छपी हुई थी। सही जवाब हो गया है इसका परिमल। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रखना है, परिमल ही आपको ध्यान में रखना है। जोई की कली कविता में किस ऋतु की चर्चा की गई है, तो बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम विकल्पों को पढ़ देते हैं। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद। सही जवाब हो गया वसंत। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ये ऋतु काफी पसंद भी थी। तो इस तरीके से हमने जूही की कली की कविता के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पूरे साहित्यिक अवदान पर चर्चा कर लिया, क्योंकि ये पहली कविता थी आपके सिलेबस में। तो हमने सोचा कि बता दूं, फिर आगे की केवल कविताओं की ही व्याख्या करेंगे और प्रश्नों पर भी चर्चा की। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी कुछ भिन्नता अलग जगहों से दिखाई गई होगी और जो भी मैंने मेहनत किया है वो भी आपको लगा होगा कि बिल्कुल हमने जो भी वक्त दिया वो कीमती वक्त तो दिया था, उसकी कीमत चुक गई है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।